अगली स्थलाकृति है जलप्रपात। जलप्रपात क्या है? जब नदी के मार्ग में खड़े ढाल आते हैं और खड़े ढाल होने के कारण पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो बड़ा सुंदर और रमणीय दृश्य हम इसको कहते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है और हम लोग देखने के लिए जाते हैं जलप्रपात, तो ये आकृति जलप्रपात कहलाती है। जलप्रपात के निर्माण में चट्टानों का जो संरचना का स्वरूप है ये दो प्रकार से होता है। एक, जब चट्टानें क्षैतिजिक क्रम में, यानी एक ऊपर उसके नीचे इस प्रकार से चट्टानों का जमाव जब होता है और ऊपर में कठोर चट्टान होती है, लेकिन नीचे की चट्टानें जब कोमल होती है तो पानी ऊपर से नीचे जब गिरता है तो वह कठोर चट्टान से तो नीचे आता है, लेकिन जहाँ पर उसे कोमल चट्टान मिलती है वहाँ पर चूँकि पानी एकदम से नीचे नहीं गिरता, उसके कुछ जो बूंदें होती है ये अपने पीछे की चट्टानों से टकराती है और कोमल चट्टाने से ये पानी जब टकराता है तो ये चट्टानें धीरे 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 टूटने लगती है। तो ऊपर की कठोर चट्टान के नीचे कोमल चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती है और पानी जब नीचे गिरता है तो नीचे में एक गहरा सा गड्ढा बन जाता है और वहाँ पर पानी जम जाता है। उसके ऊपर से फिर जब वो गड्ढे में पानी भर जाता है तो ऊपर से आगे नदी बहने लगती है। तो इस प्रकार से जो कठोर चट्टान के नीचे कोमल चट्टान धीरे धीरे टूटने लगती है और उसके कारण लंबे समय तक कठोर चट्टान बाहर निकली हुई है जबकि कोमल चट्टानें काफ़ी पीछे हट गई होती है। और लंबे समय के बाद ये जो कठोर चट्टान है ये आधारहीन हो जाती, केवल अटकी रहती, तो धीरे धीरे वह भी टूटने लगती है। तो इस प्रकार से जो जलप्रपात है वो क्या होता है, धीरे से पीछे की ओर सरकता है और इस प्रकार से प्रपात क्रमशः पीछे की ओर सरकता है। जैसे कि आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि प्रपात पहले देखिए कहाँ था और धीरे धीरे वह पीछे की ओर सरक रहा है। तो ये पीछे सरकने की जो प्रक्रिया है चट्टानों का जब क्षैतिजिक बिछाव होता है तो उसमें होती है। इस प्रकार से जो जलप्रपात के उदाहरण जो है, इसमें आपने नियाग्रा जलप्रपात का नाम सुना है? तो ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये विश्व का बड़ा जलप्रपात है, लोग इसका नाम बहुत लेते हैं, आपने भी सुना होगा। और सब यहाँ पर घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो जलप्रपात है ये प्रतिवर्ष लगभग 0.2 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक पीछे हटने की प्रक्रिया इसमें निरंतर जारी है, ऐसा विद्वानों का मत है। इसके अलावा अभी मैंने आपको गार्ज में कुछ उदाहरण दिए थे नदियों के, जिसमें भेड़ाघाट का भी नाम बताया था कि भेड़ाघाट जो गार्ज है ये धुआंधार प्रपात के पीछे हटने से बना है। तो ये जो भेड़ाघाट के क्षेत्र में भी प्रपात का पीछे हटना इस बात का सूचक है कि प्रपात पीछे की ओर हट रहे हैं। दूसरा जो प्रपात का स्वरूप होता है, जब चट्टानें किसी क्षेत्र में लंबावत होती है, उनका जमाव लंबावत होता है और लंबावत चट्टानों में यदि कोई क्षेत्र जहाँ से पानी का प्रवाह हो रहा है वहाँ पर खड़ी चट्टान है और ये कठोर है। कठोर का तात्पर्य जैसे आप डाइक समझ सकते हैं। डाइक क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित एक स्थलाकृति है और वो डाइक यहाँ पर खड़ी है और उसके आगे कोमल चट्टानों का जमाव है। तो जब इस क्षेत्र से पानी बहता है तो वो कोमल चट्टानों को धीरे धीरे काटता है और वहाँ पर खड़ा ढाल निर्मित कर लेता है, जिससे प्रपात का निर्माण हो जाता है। यह प्रपात लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि कठोर चट्टान और विशेष रूप से ज्वालामुखी के उद्गार से बनी जो चट्टान है, इन चट्टानों के कारण इसमें अपर्दन अपेक्षाकृत कम
होता है। और इसके चित्र से आप इसको देख सकते हैं कि एक कठोर चट्टान है और फिर उसके बाद में कोमल चट्टान है प्रपात की दिशा में या नदी के प्रवाह की दिशा में। तो आगे की चट्टानों को नदी ने काट करके प्रपात का निर्माण किया है। जलप्रपात के कई उदाहरण आप देखते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो लंबवत प्रपात के उदाहरण है, इसमें येलोस्टोन नदी का नाम आता है, जो डाइक के ऊपर से प्रवाहित होती है और एक खड़े प्रपात का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार से भारत में कर्नाटक में जो शिव समुद्रम प्रपात है, कावेरी नदी ने इसे बनाया है। तो यह भी ऐसे ही कठोर चट्टान से गिरता हुआ एक प्रपात है। इसी प्रकार से कावेरी नदी की सहायक शरबती नदी ने भी एक प्रपात बनाया। इसको आप लोग जानते हैं बच्चों, जोगफॉल बड़ा प्रसिद्ध प्रपात है। तो यह भी ऐसे ही कठोर चट्टानों से निर्मित है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी ने, इसको छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, यह भी इसी प्रकार की कठोर चट्टान पर बना हुआ प्रपात है। इसी प्रकार से स्वर्णरेखा में हुंड्रा प्रपात। तो ऐसे असंख्य प्रपातों के उदाहरण आप देखते हैं, चित्र देखते हैं। कई जगह बरसात में भी ऐसे छोटे बड़े प्रपात विकसित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश नदियाँ जो है ये वर्ष भर इसमें प्रपात देखने को मिलते हैं। तो ऐसे विभिन्न जलप्रपात जो है ये नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। प्रपातों का आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है। जहाँ पर प्रपात विकसित हुए हैं उस क्षेत्र में विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा मनोरंजन के लिए लोग आते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये संपन्न होती है। तो प्रपात और क्षिप्रिका छोटा होता है और इसका आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन प्रपातों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। तो ये दो प्रकार से मैंने बताया। वैसे आप प्रपातों को देखें तो असंख्य प्रकार के प्रपात होते हैं, कई प्रकार से उसका वर्गीकरण है, लेकिन यहाँ पर हम इन दो प्रपातों का उल्लेख हमने विशेष तौर पे किया है। एक प्रपातों का पीछे की ओर हटने वाले प्रपात जो क्षैतिजिक आधार पर क्षैतिजिक चट्टानों पर से प्रवाहित हो रहे हैं, और दूसरा जो वर्टिकल या लंबवत चट्टानों पर से प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसे प्रपात प्रायः पीछे की ओर बहुत कम हटते हैं, नहीं के बराबर इनका अपर्दन होता है। तो ये प्रपात हुए। इसके बाद अगली आकृति जो है इसे कहते हैं संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंचेस। संरचनात्मक सोपान क्या है? नदी अपनी घाटी में जब प्रवाहित होती है तो कभी कभी नदी के प्रवाह मार्ग में, जैसे अभी प्रपात के समय मैंने बताया कि कठोर चट्टान, कोमल चट्टान, फिर से कठोर चट्टान, कोमल चट्टान, इस प्रकार से यदि क्षैतिजिक क्रम में चट्टानों का जमाव होता है। ऊपर की कोमल चट्टान को तो नदी ने काट करके यहाँ व्याकार की घाटी विकसित की। उसके बाद नदी का प्रवाह कठोर चट्टान से होने लगा। कठोर चट्टान को वह धीमे गति से काटती है। बहुत लंबे समय के बाद कठोर चट्टान कुछ मात्रा में कट जाती है और उसके बाद पानी और नीचे चला जाता है, जहाँ पुनः कोमल चट्टान आती है। तो कोमल चट्टान आने से नदी का जल जो है नीचे की कोमल चट्टानों को और भी तीव्रता से काटने लगता है, और उसके कारण क्या होगा कि ऊपर की कठोर चट्टान बेंच की भांति दिखाई दे रही है और नीचे से फिर नदी ने काट लिया। फिर से कठोर चट्टान है तो नदी वहाँ पर धीमा अपर्दन कर रही, लेकिन उसके नीचे यदि और भी कोमल चट्टान है तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोमल चट्टानों में अपर्दन तीव्र हो रहा है और कठोर चट्टानों में अपेक्षाकृत धीमा अपर्दन हो रहा है। तो ये जो कठोर चट्टान है दोनों किनारों में जैसे बेंच के समान बाहर निकल गई है और कोमल चट्टानें उसके नीचे आ गई है। तो इस प्रकार से ये जो घाटी है एक के अंदर एक, एक के अंदर एक घाटी का विकास
हो गया है, इन घाटियों को संरचनात्मक सोपान कहते हैं। इसी प्रकार की मिलती जुलती एक आकृति होती है, ये नदी वेदिकाएं कहलाती है। नदी वेदिका या एलुवियल टेरेस हम इसको कहते हैं, रिवर टेरेस भी कहते हैं। ये टेरेस क्या है, यह भी इसी प्रकार के सोपान की आकृति होती है, लेकिन यहाँ पर नदी जब अपनी घाटी से प्रवाहित हो रही है और मान लीजिए किसी कारण से उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई या जल की अधिकता हो गई, तो नदी के जो पदार्थ है ये देखिए इसके दोनों तरफ फैल जाते हैं, और फैलने के कारण वह क्षेत्र नदी घाटी के अंतर्गत आ जाता है। फिर कालांतर में जैसा मैंने बताया कि नदी का कभी कभी पुनर्युवन भी होता है। नदी फिर से उस क्षेत्र में यदि आजू बाजू के भूभाग ऊपर उठने लगे तो नदी अपनी घाटी को गहरा करने लगती है, और जब नदी ने अपनी घाटी को गहरा किया तो आजू बाजू के जो जलोढ़क मिट्टियां हैं वो वहीं पर रह जाती है, और बीच से फिर से नदी घाटी का विकास होता है। तो जब जब उस क्षेत्र में उत्थान होता है, नदी पुराने जलोढ़क वाली घाटी को छोड़ करके भीतर एक नई घाटी का विकास करती है, जिससे यहाँ पर भी सोपान की भांति एक के अंदर एक घाटी दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो घाटी बनती है, ये घाटियाँ जो है नदी वेदिकाएं कहलाती हैं। ये जो नदी वेदिकाएं और संरचनात्मक सोपान एक जैसे, लेकिन संरचनात्मक सोपान कैसे बन रहे हैं, चट्टानों के क्षैतिजिक स्तर के बिछने के कारण। और नदी वेदिकाओं का निर्माण कैसे हो रहा है, नदी के पुनर्युवन के कारण घाटी के निरंतर गहरे होने से उस क्षेत्र में नदी का जमाव जो है वह स्पष्ट किनारों के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने अभी आकृतियों का उल्लेख किया है, घाटी का विकास, जलप्रपात, क्षिप्रिका, पॉटहोल्स, नदी वेदिकाएं और संरचनात्मक सोपान, ये सभी आकृतियां जो है ये नदी के युवावस्था का प्रतीक है। अब यहाँ पर युवावस्था शब्द मैंने फिर से उल्लेखित किया है। बच्चों, आपको बता दूं कि नदी जो कार्य कर रही है, ये कार्य वह करती है, उसके कार्यों के प्रकृति के आधार पर हम उसको 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहली युवावस्था, मानव जीवन की अवस्था से इसकी तुलना की गई है। जैसे आप युवा हैं, आपके कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, ऐसे ही नदी को जब अधिक वेग होता है नदी का, यानी उसको ढाल अधिक मिलता है, तो वहाँ वह तेजी से अपरदन कर रही है, इसे हम युवावस्था कहते हैं। जब नदी मैदान में आ जाती है उसका वेग कम हो जाता है, अपरदन करती है लेकिन अपरदन की गति कम हो जाती है, इसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और जब नदी समुद्र के पास आगे की ओर बढ़ते हुए चली जा रही, समुद्र के पास धीरे धीरे उसमें जल की मात्रा बढ़ गई, पानी का आयतन बढ़ गया, अपरदित पदार्थों की मात्रा बढ़ गई, तब नदी क्या कर रही है, इन पदार्थों को कहीं जमा करते हुए धीरे धीरे अपने पानी को ढकेलते हुए आगे ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेग भी कम होता है, ढाल भी कम होता है, बहुत धीमा ढाल होता है। तो इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं, है ना। मानव जीवन से तुलना, युवा मानव जो होता है बहुत तेजी से काम करता है, प्रौढ़ावस्था में उसके कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती, जैसे नदी पर्वत से उतरकर मैदान में आती है, और जब वह और आगे बढ़ जाती है उसमें बोझ अधिक हो जाता है, कार्य की क्षमता लगभग क्षीण होते हुए समाप्त होने लगती है। ऐसे ही वृद्धावस्था में मानव की स्थिति होती है, और इसलिए मानव की अवस्थाओं से नदी का संबंध जोड़ा गया है। तो ये अभी तक हमने जितनी आकृतियाँ पढ़ी है, ये आकृतियाँ युवावस्था की द्योतक है। दूसरी जो नदी की अवस्था है ये है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में जैसे ही नदी पर्वतों से उतरकर मैदान में आती है, एकदम से मैदान नहीं होता, ढाल कम होने लगता है, और कुछ पथरीला होता है,
कुछ मिट्टी युक्त क्षेत्र होता है। और जब यहाँ पर नदी आती है तो नदी टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ उसको ढाल मिलता है वहाँ से बहने लगती है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे सर्प के समान, जैसे आपने सांप को चलते देखा होगा ऐसे गोल गोल घूमता हुआ बहता है, तो उसको सर्पाकार चाल कहते हैं। ऐसे ही नदी टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई, टेढ़ा मेढ़ा चलना इसको बल खाना कहते हैं, है ना। तो बल खाती हुई नदी आगे की ओर बढ़ती है और इसके इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ने से वो क्या कर रही है, अब घाटी को गहरा करना उसने कम कर दिया, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई, उसका वेग कम हो गया है। अब वो क्या करी, नदी पर्वत से आई है, बहुत सारी नदियाँ उस क्षेत्र में आकर के उस मुख्य नदी में मिलती चली गई है। जल की मात्रा बढ़ गई है और जल की मात्रा बढ़ने से नदी अपनी घाटी को क्रमशः चौड़ा करने लगती है, जिससे क्षैतिजिक अपर्दन होने लगता है। और इस प्रकार से नदी बल खाती हुई आगे बढ़ रही, घाटी को चौड़ा कर रही है। साथ में ही कुछ लाए हुए पदार्थ को वो धीरे धीरे कहीं जमा भी कर रही है, क्योंकि जहाँ पर वो पदार्थ को ढोने की क्षमता कम हो जाती वहाँ पर वह उस पदार्थ को जमा करके उसके किनारे से आगे की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार से नदी में सर्पाकार चलने के कारण कई प्रकार के मोड़ पड़ जाते हैं और इस मोड़ को नदी की विसर्प या मियांडर्स के नाम से हम जानते हैं। ये आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि नदी ने कैसे बड़े बड़े मियांडर्स का विकास किया है। तो ये जो मियांडर्स आप देख रहे हैं, इस मियांडर्स में नदी गोल घूमती हुई आगे की ओर बढ़ती। यहाँ अपर्दन तो हो रहा है, लेकिन अपर्दन की तुलना में यहाँ पर निक्षेप की प्रक्रिया अधिक हो रही है और नदी अपने ही क्षेत्र में मार्ग में पदार्थ को जमा करके उसके बाजू से बहती है। तो जिस तरफ वह पदार्थ को जमा कर रही है उस तरफ का ढाल उत्तल होता है। उत्तल और अवतल ढाल जानते हैं ना बच्चों। देखिए उत्तल ढाल कैसा होता है, ऊपर से लगभग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर से ये ढाल लगभग समतल, लेकिन तेज़ी से वो नीचे की ओर गिर रहा है। और अवतल ढाल जो ऊपर से तेज़ी से नीचे की ओर आकर के नीचे में लगभग समतल हो रहा है। तो ये उत्तल और अवतल। तो जहाँ पर नदी अपने पदार्थों को जमा कर रही है और उसके बाजू से बह रही, वहाँ पर उत्तल ढाल, उसके किनारे जो है उत्तल ढाल के युक्त होते हैं। और जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ से नदी अवतल ढाल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से नदी के उत्तल और अवतल ढाल के कारण बड़े बड़े विसर्प बन गए हैं और ये विसर्प नदी विसर्प या रिवर मियांडर्स कहलाते हैं। ये जो विसर्प होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य विसर्प जैसा भी आपने देखा, दूसरा जो विसर्प होता है इसे हम अधःकर्तित विसर्प कहते हैं, इनसाइड मियांडर्स। नाम से ही है इनसाइड या अधःकर्तित, यानी नदी का जो विसर्प बना हुआ है, किसी कारण से यदि यह भूभाग फिर से ऊपर उठने लगे तो नदी अपनी घाटी को फिर गहरा कर रही है, उसको पुनः ऊपर उठने के कारण वेग मिल रहा है और घाटी को वह गहरा कर रही। तो एक विसर्प के अंदर दूसरा विसर्प बन गया, इसे इनसाइड या अधःकर्तित विसर्प कहते हैं। तीसरा जो विसर्प होता है, जब नदी सामान्य रूप से प्रवाहित हो रही है तो इसके प्रवाह के कारण कभी कभी चट्टानों का स्वरूप या क्षेत्र ऐसा होता है, कई बार पानी कम हो जाता है तो नदी में कहीं पानी रहता है कहीं नहीं रहता और यह विसर्प में पानी दिखाई देता है। अगली बार जब पानी आता है बरसात के कारण तो उस विसर्प के को छोड़ करके दूसरी जगह से विसर्प बना लेती है। तो इस प्रकार से उस विसर्प, पूर्व का विसर्प और नया विसर्प में कोई मेल नहीं होता, तो ऐसे विसर्प बेमेल विसर्प, मिसफिट या अनफिट मियांडर्स कहलाते हैं। तो ये जो विसर्प है यह नदी के अपर्दन और निक्षेपण ये दोनों से निर्मित आकृति होती है। इसके बाद एक और आकृति है अंत में, ये आकृति समप्राय मैदान कहलाती है। समप्राय मैदान क्या है?
मान लीजिए कि कोई पर्वत विकसित हुआ था और नदी ने उस पर्वत को काटना प्रारंभ किया। किसी पर्वत से एक ही नदी नहीं होती, असंख्य नदियाँ होती है और ये नदियाँ चारों तरफ से पर्वत को काटती रहती है। काटते काटते नदी ने स्वयं उस पर्वत को काटा या अपक्षय और सामूहिक क्षरण की शक्तियों ने मिलकर के उस पर्वत को काटा। कुल मिलाकर पर्वत पूरी तरीके से कट करके उसके जो मलबा है, जो पदार्थ है, वो चारों तरफ फैल जाते हैं। ये जो चारों तरफ फैला हुआ मलबा है ये लगभग समतल मैदान की जैसे होता है। यहाँ पर नदी अपर्दन भी कर रही है और कुछ पदार्थों का जमाव भी कर रही है। ये जो अपर्दन या निक्षेपण का कार्य कर रही है क्षैतिजिक रूप से होता है और नदी यहाँ पर उस असमानता को दूर करने के लिए चारों तरफ लगभग समतलीकरण की प्रक्रिया करती है। तो इसे पेनिप्लेन या समप्राय मैदान कहते हैं। इस समप्राय मैदान में कुछ चट्टानी अवशेष, जो कठोर चट्टान होती है, उन चट्टानों का यहाँ पर अपर्दन नहीं होता। उस पूरे क्षेत्र में एक आध दो चट्टानों के कहीं कहीं अवशेष खड़े दिखाई दे जाते हैं और इन चट्टानों को मोनाड नॉक्स के रूप में जाना जाता है। ये अवशिष्ट चट्टानें जो अपर्दित नहीं हुई है, कठोर चट्टानें थी, ये मोनाड नॉक्स कहलाती है। तो यहाँ पर नदी के अपर्दन कार्य जो है ये पूरा होता है। इसके बाद दूसरा जो नदी का कार्य है ये है नदी का परिवहन कार्य। नदी का जो परिवहन कार्य है इसमें नदी ने जितने अपर्दन के माध्यम से पदार्थों को तोड़ा फोड़ा है वो उसको वहीं रखती नहीं, बल्कि अपने साथ जल के साथ ये पदार्थ आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसे हम परिवहन कहते हैं। परिवहन की प्रक्रिया में नदी में वेग की मात्रा, नदी में भार की मात्रा, जल का आयतन, जल की मात्रा, ये सब चीज़ें यहाँ पर कार्य करती है और उसके माध्यम से परिवहन कितना होगा यह निर्भर करता है। नदी में यदि वेग अधिक है तो परिवहन तेजी से होता है, लेकिन नदी में यदि अपर्दित पदार्थों का मलबा जो है, जो चट्टानों के टुकड़े हैं, ये जब अधिक हो जाते हैं तो नदी इन पदार्थों को ही ढकेलने लगती, लेकिन इसका वेग कम हो जाता है पदार्थ अधिक होने से, लिए परिवहन अपेक्षाकृत कम होता है। तो परिवहन में नदी का वेग अधिक होगा तो परिवहन अधिक होगा, ढाल अधिक होगा तो परिवहन अधिक होगा, जल की मात्रा यदि अधिक है तो वह तेजी से ढकेलेगी और इस प्रकार से परिवहन की प्रक्रिया जो है यह संपन्न होती है। परिवहन भी कई रूपों में होता है। एक तो नदी में जब जल में चट्टानों के कुछ तत्व या आसपास की जो मिट्टी घुल जाती है तो उससे नदी के जल में घुल करके वो पदार्थ आगे की ओर बढ़ रहे, तो घुल करके परिवहन हो रहा है। कुछ पदार्थ छोटे छोटे महीन कण होते हैं, वो नदी के जल के साथ ही उछलते कूदते आगे चले जाते हैं, लटकते हैं ये पदार्थ। आप देखा होगा, आप ऐसा पानी नदी का ले लीजिए, आपको बहुत सारा ऐसा लगेगा कचरा है। ये कचरा क्या है? अपर्दित पदार्थ जो बहुत महीन है। ये महीन पदार्थ नदी के जल में लटकते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी परिवहन हो रहा है। कुछ पदार्थ जो है ये लुढ़कते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। बड़े बड़े पत्थर, चट्टान जो होती है ये लुढ़कते लुढ़कते जल के साथ आगे की ओर बढ़ रही, तो लुढ़क कर परिवहन हो रहा है। कुछ पदार्थ जब सामने में चट्टान है बड़ी और पीछे से छोटे कंकड़ पत्थर आ रहे, उससे टकराते और उछल करके कूद करके उस बड़ी चट्टान से आगे निकल जा रहे हैं, तो कूदना या फुदकना इसको कहते हैं। इस प्रकार से भी परिवहन होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार से पदार्थों का परिवहन हो रहा है, इसे नदी का परिवहन कार्य कहते हैं। परिवहन में नदी
किसी भी आकृति का निर्माण नहीं करती। क्यों? क्योंकि अपर्दन में काट छाट रही है तो कटे हुए स्थान में आकृति बन रही है, लेकिन परिवहन में वो पदार्थों को बहा के ले जा रही है, तो इस प्रकार से उससे कोई आकृति नहीं बनती। नदी का जो तीसरा कार्य है, इसे हम निक्षेपण का कार्य कहते हैं। नदी के निक्षेपण के कार्य में नदी अपने साथ जो पदार्थ लाती है, इन पदार्थों को वह जमा करने लगती है। जमाव का जो क्षेत्र है, ये या तो नदी अपने दोनों किनारों पर जमा करती है या अपनी घाटी में, अपनी तली में जमा करने लगती है। तो इस प्रकार नदी में निक्षेपण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नदी में जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ बातें निक्षेपण करने में सहायक होती है। जैसे नदी के वेग में जब कमी आती है, ढाल उसको नहीं मिलता, मैदान में आकर के ढाल और भी मंद हो जाता है, तो नदी की जो गति है ये कम हो जाती है और नदी अपने साथ जो बहुत सारा पहाड़ों से ढो कर के मलबा लाती है, इस अपर्दित पदार्थ को वह जमा करने लगती है। दूसरी, ढाल में जब कमी आ जाती है तो ढाल में कमी आने से ही तो वेग कम हुआ और नदी अपने पदार्थों को जमा करने लगती है। तीसरी स्थिति वह होती है कि नदी में कई सहायक नदियां आकर मिलती है, जिससे नदी में जल का विस्तार अधिक हो जाता है और जल के साथ इन पदार्थों को ढोना, इनको आगे ढकेलना नदी के लिए कठिन हो जाता है। तब क्या करती है नदी? अपने किनारों पर या अपने तली में पदार्थों को जमा करती है। कभी कभी नदी के मार्ग में कुछ अवरोध आ जाते हैं और अवरोध आने से भी पदार्थों का निक्षेप होता है। कई बार ऐसा होता है कि नदी के जल में जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उसकी कमी हो जाती है और ये भी निक्षेपण का कारण बनती है। नदी के जल में कमी क्यों होती है? यदि जलवायु वहाँ की शुष्क हो जाती है तो जल कम हो जाता है। यदि उस क्षेत्र में वर्षा कम हुई तो नदी में जल की मात्रा कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नदी गहराई से या नीचे से पानी का रिसाव ज़मीन के भीतर हो जाता है, उससे भी जल कम हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में बहुत अधिक वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण के कारण भी जल कम हो जाता है। कई बार मानवीय कारण होते हैं, जैसे मनुष्य नदी से नहर बना करके पानी को अन्यत्र ले जाता है अपने कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए, तो नदी में जल का आयतन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से नदी में जो जल के आयतन की कमी के कारण भी नदी अपने साथ लाए हुए पदार्थों को जमा करने लगती है। दूसरा जो निक्षेपण का कारण है, ये है नदी में अवसाद की वृद्धि होती है। अवसाद की वृद्धि किन कारणों से होती है? हिमानी के जो जलोढ़क हैं, ये जब नदी में अधिक मात्रा में आ जाते हैं तो उससे नदी में अवसाद अधिक मात्रा में होने लगता है। तो ऐसे ही और भी नदी के जो पदार्थ है, ये भी जब नदी में अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो इन पदार्थों को नदी क्रमशः कहीं न कहीं जमा करती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, यह नदी का निक्षेपण कार्य कहलाता है। निक्षेपण कार्य में भी नदी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर रही है। और ये आकृतियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहली जो आकृति होती है निक्षेपण की, इसका तो हमने अभी अध्ययन किया था कि जब नदी पर्वत छोड़कर मैदान में आ रही है तो कुछ विसर्प बना रही है। विसर्प में निक्षेपण अधिक और कटाव कम होता है।
तो जहाँ पर निक्षेपित पदार्थ होते हैं वहाँ से नदी घूम करके फिर आगे की ओर बढ़ती है, तो इससे विसर्पों का निर्माण हो रहा है। दूसरी जो प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, ये स्थलाकृति है जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख या शंकु, ये जैसे ही नदी पर्वत से उतरकर मैदान में आती, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पर्वत पदीय क्षेत्र, पीडमॉन्ट एरिया कहते हैं। तो ये पर्वत पदीय क्षेत्र जैसे ही प्रारंभ होता है, नदी के वेग में तुरंत कमी आ जाती। तो नदी अपने साथ लाए हुए जो छोटे बड़े कंकड़ पत्थर हैं, इन कंकड़ पत्थरों को तो अपने दोनों किनारों पर जमा कर देती है, और इसके साथ जो महीन मिट्टी बजरी के कण होते हैं वो नदी के इस जलधारा के साथ उछल करके इन कंकड़ पत्थरों के पीछे दूर तक चले जाते हैं। तो जो किनारे का भाग है वहाँ पर मोटे मोटे कंकड़ पत्थर और पीछे में दूर तक महीन बजरी या रेत और जलोढ़क मिट्टी जम जाती है। तो इसके जमाव से दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे आपने वो पंखा देखा है ना, हाथ से झलने वाला, उसके बीच में एक लकड़ी रहती है और दोनों तरफ उसके पंख रहते हैं। ये पंख जो है बीच में इसमें अधिक वीविंग होती है और किनारे में ये हल्के होते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ आकृति नदी द्वारा निर्मित होती है, तो इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और जब ये कंकड़ पत्थर की ऊंचाई अधिक हो जाती है तो ये शंकु के रूप में खड़ी हो जाती है, तो इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। ये जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सामान्य रूप से पर्वत के नीचे, कभी कभी यदि कोई ब्लॉक पर्वत है तो ब्लॉक पर्वत के आगे की ओर, जहाँ पर ब्लॉक पर्वत समाप्त हो रहा है, वहाँ पर भी इसका निर्माण नदी के माध्यम से होता है। और कभी कभी जो हिमानीकृत द्रोणी होती है, तो इस द्रोणी के सहारे भी जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु निर्मित होते हैं। कई बार जो लटकती घाटियाँ होती, हिम पर्वत के क्षेत्र में जो हिमानियाँ होती, उनसे लटकती घाटियों का निर्माण होता है। और ये लटकती घाटियाँ जब हिम के बदले वहाँ पर पानी बन जाता है और नदी के रूप में प्रवाहित होता है, तो उसके नीचे के क्षेत्र में भी जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। ये जलोढ़ पंख जो है, इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ पर बहुत से क्षेत्र में यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का विकास हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो नदी आ रही है, बजरी मिट्टी के जमाव के कारण पानी जो होता है वह नीचे की ओर चला जाता है और ऊपर में बजरी का जमाव रहता है। तो उस क्षेत्र में यदि पीने के लिए पानी चाहिए तो कुआं या बोर बहुत थोड़ा सा खोदने के बाद पानी उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जो जलोढ़क मिट्टी है उसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया। प्रतिवर्ष नई नई मिट्टी आकर के हमेशा यहाँ जमा होती है। उसके फलस्वरूप क्या रहा, यहाँ पर कृषि का क्षेत्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं, विकसित हो गया है। तो कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी मिल गई है। आवास का क्षेत्र, पानी इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। सिंचाई बड़ी आसानी से हो जाती, तो उसके कारण यह क्षेत्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जो है, ये हमारे नदी द्वारा निर्मित निक्षेप जनित आकृति तो है, लेकिन हमारे आर्थिक महत्व की भी स्थिति को ये निर्मित करती है। तो यहाँ तक नदी ने जो नदी के विसर्पण की प्रक्रिया और जो नदी के संप्राय मैदान बनाने की प्रक्रिया और यहाँ पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, ये सभी नदी के प्रौढ़ावस्था का द्योतक है। इसके बाद अब नदी और भी आगे मैदान की ओर जब जाती है तो मैदान में ढाल और भी कम मिलता है। बहुत कम ढाल मिलने से अब नदी की वृद्धावस्था यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। तब नदी क्या करती है कि अपने साथ जितने पदार्थ लाती है, इन पदार्थों को अपने दोनों
किनारों पर जमा करती है और किनारे जो नदी के जो किनारे है यहाँ पर लगभग खड़ी दीवार के जैसे ये पदार्थ जम जाते हैं। तो इस प्रकार के जो दीवार बन जाती है इसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ये प्राकृतिक तटबंध नदी के जल यहाँ पर बीच में प्रवाहित होता है और दोनों तरफ दीवार नुमा आकृति निर्मित हो जाती है। और ये प्राकृतिक तटबंध क्या करते हैं, जब नदी में पानी की मात्रा अधिक होती है तो काफ़ी समय तक ये जल को रोकने का प्रयास करते, बाहर नहीं फैलने देते। लेकिन जब पानी और भी अधिक हो जाता है तो इन प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ करके नदी का जो जल है ये बाहर की ओर विस्तृत हो जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। पानी, नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है और जब पानी कम होता है और वापस अपनी घाटी की ओर आता है तो जो बाढ़ के क्षेत्र में कुछ नदी द्वारा लाए गए जो जमाव है वो वहीं पर जम जाते हैं, जो कि बाढ़ के मैदानों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक तटबंध है ये, इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है चीन की व्हांगवो नदी, इसे येलो रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ जो पीली मिट्टी लाती है, उस पीली मिट्टी बाढ़ के समय ये क्या करती, चारों तरफ पीली मिट्टी का जमाव कर देती, जिसको लोएस का मैदान कहते हैं। तो ये लोएस का जमाव यहाँ पर हो जाता है और जब बहुत अधिक प्राय इस नदी में बाढ़ आती है तो पूरे क्षेत्र में पानी फैल जाता है। इसलिए व्हांगहो को क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में चीन का शोक भी कहते हैं। तो ये व्हांगहो नदी के किनारे में प्राकृतिक तटबंध होने से काफ़ी रक्षा होती, लेकिन पानी चूँकि हमेशा अधिक आ जाता है इसलिए बाढ़ के कारण ये फैल जाता है। दूसरा, इसी प्रकार के जो तटबंध के जो उदाहरण है, ये मिसिसिपी नदी जो है इसमें भी दोनों तरफ नदी ने जमाव कर प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण किया है और यहाँ पर ये तटबंध 6 से 7 मीटर की ऊंचाई वाले तटबंध देखने को मिलते हैं। इसके बाद नदी की अगली या अंतिम आकृति जो होती है ये है डेल्टा। डेल्टा शब्द से आप सभी परिचित है। ये जो ग्रीक का शब्द जो होता है डेल्टा, उसका आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है और इसलिए हम इसको नदी, यहीं से ये डेल्टा शब्द आया है। डेल्टा नदी की अंतिम अवस्था होती है। अंतिम अर्थात नदी जब समुद्र के पास चली जाती है तो समुद्र के पास जाने से धीरे धीरे नदी के ढाल में कमी आती है। नदी बहुत ही मंद गति से आगे की ओर बढ़ती है। नदी में जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और कुछ पदार्थ भी रहते हैं। तो इन पदार्थों को नदी कहीं अब निक्षेपित करने में असह्य होती है, तब वो क्या करती है, इन पदार्थों को अपने मार्ग में ही जमा करने लगती है और नदी की असंख्य धाराएं इन पदार्थों के इर्द गिर्द होकर के बहुत सी धाराएं बहने लगती और ये कई धाराओं में जा कर के समुद्र में मिलता है। तो इस आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। सामान्य रूप से जब डेल्टा तब विकसित होता है जब जल का आयतन बहुत अधिक होता है और नदी में बहुत से पदार्थ होते हैं और नदी बहुत लंबा मार्ग तय करके आती है, तो बहुत सारे पदार्थों को लाती। इन सब की मिलीजुली प्रक्रिया डेल्टा का रूप लेती है। किसी डेल्टा के निर्माण के लिए कुछ दशाओं का होना आवश्यक होता है। ये दशाएं कौन सी होती है? जैसे नदी का जो मुहाना होता है, मतलब समुद्र के पास जहाँ पर नदी मिलने वाली है तो वहाँ पर ढाल बहुत कम होता है और बहुत धीमी गति से नदी धीरे धीरे प्रवाहित होती है, तब डेल्टा का निर्माण होता है। नदी में कंकड़ पत्थर
कि जब अधिकता हो जाती है तो इसको भी नदी किनारे में जमा करने लगती है, बीच में जमा करती है। इससे भी नदी का वेग जो है वह कम होता है और डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन डेल्टा के निर्माण में ये भी आवश्यक है कि वहाँ पर जो समुद्र में जो ज्वार की तरंगें उठ रही हैं वो निर्बल होनी चाहिए। नहीं तो क्या होती, ज्वार की तरंगें तेज़ी से आती और नदी के जमाव के वे जो भी पदार्थ हैं इन पदार्थों को बहा कर ले जाती है। तो इससे डेल्टा नहीं बनता। तब ऐसे डेल्टा को रुगुणित डेल्टा कहते हैं। और जब सामान्य रूप से नदी डेल्टा का विकास करती है तो डेल्टा या तो पक्षी के पंख के समान दिखाई देता है तो इसको पंखाकार डेल्टा कहते हैं। जब पक्षी के जो पैर होते हैं उसके समान दिखाई देता है तो इसको चापाकार डेल्टा कहते हैं। और ऐसे असंख्य डेल्टा का स्वरूप है ये देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर जहाँ पर ज्वार तेज़ी से आता है तो वहाँ पर नदी डेल्टा बनाने का प्रयास करती, लेकिन ज्वार नदमुख डेल्टा इसको कहते हैं। एक्चुअल में ये जो एक्सचुरी या ज्वार नदमुख होता है, यहाँ पर जितना नदी जमाव करती वो ज्वार की लहरें उन सब पदार्थों को बहाकर ले जाती है, तो ये ज्वार नदमुख डेल्टा होता है। तो इस प्रकार से डेल्टा विविध रूपों में हमारे सामने में आता है और ऐसे डेल्टा का हम कई स्वरूपों में कई प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, नदी की ये जो अंतिम जो स्थिति है जिसमें डेल्टा और तटबंध कहलाती, ये नदी के वृद्धावस्था का सूचक है।